तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बट उसे करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होते क्या है बेसिकली। तो आप इसका एग्जांपल लेके चलते हैं एक शुगर से। मान लीजिए शुगर यानी चीनी अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है किसी बिस्कुट्स को बनाने के लिए, तो इस केस में वो शुगर आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होगी। लेकिन अगर वही शुगर कोई कंज्यूमर अपने घर के लिए खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। इससे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो वह इंटरमीडिएट है, अगर कोई भी गुड्स कोई कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। यानी कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं वो आपके इंटरमीडिएट हैं, और वो गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपने प्रयोग के लिए वो फाइनल गुड्स है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए एक बार इनके डिफरेंस को देखते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए कि बेसिकली इन चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला इनका बेसिक डिफरेंस का जो बेसिस है वो निकल कर आता है लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो बेसिकली लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि वो गुड्स लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुका है या फिर लाइन ऑफ प्रोडक्शन में ही है, यानी वो भी बन रहा है या पूरी तरीके से बन चुका है और कंज्यूमर को बिकने के लिए तैयार हो चुका है। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी भी लाइन ऑफ प्रोडक्शन में ही होते हैं और ये गुड्स अभी तैयार नहीं होते हैं किसी फाइनल यूज़र के लिए। अब ये बेसिकली फाइनल यूज़र कौन होता है? तो फाइनल यूज़र वो अंतिम व्यक्ति होता है वो जो कि उस गुड्स को रियल में कंज्यूम करने वाला है। वो कोई कंज्यूमर भी हो सकता है और वो कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। जैसे अगर हम चीनी का एग्जांपल लें तो चीनी को कोई आपका प्रोड्यूसर भी कंज्यूम कर सकता है एज ए रॉ मटेरियल, और चीनी को कोई कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है एज ए देयर फाइनल गुड्स। अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो फाइनल ही होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसी में फाइनल गुड्स क्या कहते हैं। तो दिस गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुके होते हैं और रेडी होते हैं अपने फाइनल यूज़र तक पहुंचने के लिए। जैसे बिस्किट की बात करें, अगर बिस्किट के हम रॉ मटेरियल को देखते हैं तो उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सब चीज़ उसमें मिलाई जाती है। तो जब चीज़ें वो मिल रही होती है और जब वो प्रोडक्शन लाइन के अंदर होता है तब वो आपका एक इंटरमीडिएट गुड्स है। जब उसकी पूरी तरीके से पैकेजिंग होकर वो तैयार हो जाता है तब वो एक फाइनल गुड्स बन जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल होता है। तो दिस गुड मे बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। एज ए रॉ मटेरियल का मतलब है कि उसका यूज़ हम किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए करते है। जैसे अगर हमें बिस्किट बनाना है तो उसके लिए हमें मैदा भी चाहिए, उसके लिए हमें चीनी भी चाहिए, यानी शुगर भी चाहिए। तो इस केस में जो मैदा है और चीनी है वो क्या है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं फाइनल गुड्स क्या कहता है। दिस गुड्स आर नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल। यानी इन गुड्स को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में। मान लीजिए चीनी अगर कोई कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। अगर सेम चीनी कोई प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये बेसिकली पूरा डिपेंड करता है कि उनको एंड में कौन यूज़ कर रहा है। अगर उनको एंड में यूज़ करने वाला कोई कंज्यूमर है तो वो फाइनल गुड्स है। अगर कोई उनको एंड में यूज़ करने वाला प्रोड्यूसर है तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के डिफरेंस में निकल कर आता है रीसोल्ड। अब ये रीसोल्ड का मतलब क्या होता है? इसको हम रीसेल भी कहते हैं। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दिस गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनको हम रीसोल्ड कर सकते हैं, यानी दोबारा बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बिस्कुट बनाया तो बिस्कुट बनाने के लिए आपने मैदा यूज़ करी, तो मैदा क्या है? आपकी एक इंटरमीडिएट गुड्स है। अब आप मैदा से बिस्कुट बना दोगे तो उसको आप रखोगे तो नहीं, आप उसको बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और जब आपको पैसा मिलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यही हमारे कहा गया है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम रीसोल्ड करते हैं। जबकि जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, दिस गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और जब कंज्यूमर किसी गुड्स को खरीदता है तो वो उसको बेचने के पर्पज़ से नहीं करता है, वो उसको खाने के पर्पज़ से करता है। तो यही कारण है कि जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उनको हम रीसोल्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है वैल्यू एडिड।
तो बेसिकली वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए 50 रुपये का उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, जब उसको मार्केट में बेचेगी तो 50 का तो बेचेगी नहीं, वो उसमें वैल्यू एडिड करके ही बेचती है। तो अगर उन्होंने 50 का बनाया है तो एग्जांपल के तौर पर मान के चलते हैं कि वो उसको 60 रुपीज़ में आगे किसी एजेंट को बेचेगी, और जो एजेंट उससे परचेज कर रहा है वो आगे किसी होलसेलर को 60 से ज़्यादा में बेचेगा, मतलब वो भी तो अपने कुछ वैल्यू एडिड करेगा। फिर जब वो होलसेलर के पास जाएगा तो होलसेलर भी तो जब वो रिटेलर को बेचेगा तो उसमें कुछ पैसा ऐड करेगा। तो हमारे इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जिसमें वैल्यू एडिड की जाती है। वैल्यू इज़ येट टू बी एडिड टू दिस गुड, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर अभी वैल्यू को एडिट किया जाना बाकी है। जबकि हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं, वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडिड टू दिस गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स तो वो गुड्स जो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अल्टीमेटली अब कंज्यूमर के पास बिकने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें सारी वैल्यू एडिट ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि अभी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचने वाले हैं। जबकि हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में भी वैल्यू एडिट नहीं हुई होती है क्योंकि ये अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं और ये अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए होते हैं कि वो अपने अल्टीमेट कंज्यूमर यानी अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच जाए। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अगर कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर करता है इंटरमीडिएट गुड्स पर तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जबकि अगर कोई व्यक्ति फाइनल गुड्स पर अपना खर्चा करता है तो उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है नेशनल इनकम, यानी नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, नेशनल इनकम भी कहते हैं। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको हम जब देश की राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग को यानी दोहरी गणना को रोक सके। अब आप पूछोगे डबल काउंटिंग क्या होता है, तो डबल काउंटिंग का नाम आपको समझ आ रहा होगा कि 2 बार किसी चीज़ को काउंट कर लेना ही डबल काउंटिंग होता है। इस चीज़ को हम आने वाले नेशनल इनकम के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे बेसिकली डबल काउंटिंग होती कैसे है। बट आप इसको यहाँ याद कर लीजिए कि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करते हैं। तो इंटरमीडिएट को नहीं करना है और फाइनल गुड को इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसका आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।